Hello friends, good evening to all of you and welcome to Prep on IS. And as I have told earlier in the 20th lecture that we will see some of the culture and life and livelihood of the people living in the tropical and subtropical regions. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो अमेज़न बेसिन में जो लोग रह रहे थे उनकी लाइफ एंड लाइवलीहुड देखा, रेन फॉरेस्ट देखे, वहाँ का फौना एंड फ्लोरा देखा। अब हम उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जो बेसिकली किन किन कंट्रीज़ में है, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मेनली इन कंट्रीज़ में है। ये जो बेसिन है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की, पहले हमने अमेज़न बेसिन देखी, आज हम सब ट्रॉपिकल रीजन में जो बेसिन है वो देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है, कैसे लोग सरवाइव करते हैं। प्लेन्स का मतलब क्या होता है? वास्ट प्लेन्स जिनमें कोई माउंटेन्स या प्लेट्यूज नहीं है, या फॉरेस्टेड डिफॉरेस्टेड प्लेन्स जिनमें अब क्या है मेनली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है। तो वो आज हम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करेंगे जो कि हमारी कंट्री के ही हैं। तो अगर हम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर को बेसिकली देखें तो ये मैप दिया है नीचे, तो आपको दिख जाएगा ये गंगा रही, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रही। ट्रांस हिमालयन रिवर है ब्रह्मपुत्र, और नामच बरुआ एक जगह है अरुणाचल प्रदेश, या आप कह लीजिए चाइना के बॉर्डर पे, तिब्बत के और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, वहाँ से एक टर्न लेती है, यू टर्न, और वापस जो वैलीज टाइप का एरिया, जो प्लेन टाइप का एरिया है असम के प्लेन में आके गंगा से कहाँ मिल जाती है? बांग्लादेश में मिलके ये यहाँ ओशियन में ड्रेन करती है, और इसको ये जो डेल्टा बनाती है, जो ट्रायंगुलर शेप का जो डेल्टा बनाती है, लैंड फीचर बनाती है, जिसे डेल्टा बोलते हैं, इसे सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़न रिवर, जो कि इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी होके भी इतना बड़ा डेल्टा नहीं बनाती है, ये याद रखना है। सबसे बड़ी रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अमेज़न है, सबसे बड़ी रिवर इन टर्म्स ऑफ लेंथ नाइल है, सबसे बड़ी रिवर इन टर्म्स ऑफ डेल्टा वो है गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो रिवर बह रही है इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ऐसी स्ट्रीम जो कि एक मेन स्ट्रीम को, एक मेन ट्रंक ब्रांच को क्या करती हो? फीड अप करती हो। तो जैसे ये चंबल वाला हो गया, चंबल और उसकी सहायक नदियाँ, यहाँ एक कैन बेतवा हो गया, सोन हो गई, देन ये यमुना हो गई जो यमुनोत्री से निकलती है और पैरेलली बहती है और इलाहाबाद में गंगा को मिलती है, देन घाघरा, गंडक, कोसी और इवन तीस्ता भी ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज के नाम की बात करें तो लोहित, देहांग, दिवांग, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे है? जो कि भूटान से निकलती है और वो यहाँ मिलती है ब्रह्मपुत्र को असम में, वो क्या है? मानस। उसके नाम पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो मानस एक इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कुछ ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हो गई। अगर हम इनके क्लाइमेट की बात करें तो ये क्लाइमेट आप देख लीजिए 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री लैटिट्यूड, एंड लोएस्ट जो है वो आप समझ लीजिए 23.5 ही है इसका लोएस्ट। तो ये करीब 20 डिग्री, 20 ले लीजिए नीचे, 20 डिग्री नॉर्थ से लेके कहाँ तक? 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में इसका एक्सटेंट है। तो इस ऐसे क्लाइमेट्स को, इन लैटिट्यूड्स को हम क्या बोल देते हैं? जो कि ट्रॉपिक्स में भी नहीं आते हैं, अप टू 23 हैं तो वो ट्रॉपिक्स में आएंगे। अगर वो ट्रॉपिक्स से करीब आप कह लीजिए 40-45 तक है, या 30 तक भी बोल देते हैं कुछ लोग, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जैसा भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है और कभी टेम्परेट जैसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स सच एज कि यहाँ पे माउंटेन्स है, या फिर यहाँ पे जो ओशियन है, वाटर है, वो यहाँ के क्लाइमेट को कैसे रखा हुआ है, ये इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट है या कोस्ट पे है, इसका एल्टीट्यूड कितना है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उनका क्लाइमेट टेम्परेट रीजन जैसा रहने वाला है या
ट्रॉपिकल रीजन जैसा रहने वाला है। तो बेसिकली अगर हम देखें इंडिया के नॉर्थ में हिमालय माउंटेन्स हैं, तो इनकी वजह से जो साइबेरिया वगैरह से सर्दियों में ठंडी हवाएं जो चलती हैं हाई प्रेशर बन के, जो कि अभी का टाइम है नवंबर दिसंबर जनवरी का, उसमें जो हवाएं चलती हैं वो यहाँ इंट्रूड नहीं कर पाती हैं। तो ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे ट्रॉपिकल रीजन की तरह बिहेव करता है। फिर मैंने बताया था आपको कि अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से कुछ मानसून की हवाएं आती हैं मानसून सीजन में, वो यहाँ अच्छी बरसात करती हैं। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो यहाँ हमेशा पहाड़ ऐसे हैं वी शेप, तो यहाँ बरसात ज़्यादा होती है। तो ब्रह्मपुत्र का जो मेन वाटर है वो कहाँ से आता है, नॉर्थ ईस्ट एरिया से। जो ये लद्दाख वाला रीजन है इसमें तो ब्रह्मपुत्र का वाटर बहुत ज़्यादा है नहीं, और लद्दाख वाले रीजन में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, सांगपो। टी साइलेंट है वंस अगेन, सांगपो चाइनीज़ लोगों के नेम है तो उन्हें वहाँ सांगपो बोल देते हैं ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में शायद इन्हें यमुना या पद्मा बोलते हैं। एटलस निकाल के देखिए कि एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। ये तो हो गई बेसिन के क्लाइमेट की बात। तो क्लाइमेट कैसा, मानसून क्लाइमेट है जिसमें 3 सीज़न है, एक विंटर है, एक समर है और एक मानसून या रेनी सीज़न है, वेट सीज़न है। तो मानसून सीज़न आएगा, फिर विंटर्स आएंगी, फिर समर्स आएंगी। तो ऑब्वियसली समर्स में जो वाटर है रिवर्स में वो घट जाता है, लेकिन वो इतना भी नहीं घटता है जितना कि पेनिनसुलर रिवर्स में घटता है। उसकी वजह क्या है, हिमालय माउंटेन्स में जो ग्लेशियर्स हैं जो कि आउट ऑफ पोलर रीजन को हम छोड़ दें तो उसके बाद जो सबसे बड़े ग्लेशियर कहाँ हैं, हिमालय और काराकोरम रेंज में हैं। उनकी वजह से ये जो रिवर हैं वो क्या हैं, पेरेनियल हैं। और सॉरी, जो डेक्कन की रिवर हैं उन्हें एफीमरल बोलते हैं, पेरेनियल नहीं। पेरेनियल मतलब कि जो हमेशा चल रही हैं, जिनमें 12 महीने अच्छा खासा पानी है। डेक्कन में जाएंगे तो ऐसे कोई ग्लेशियर नहीं है और गर्मियों में बरसात भी कम होती है, तो वो एफीमरल रिवर हैं, यानी कि सीजनल रिवर कह लीजिए आप। तो वो डेक्कन की प्रॉब्लम है। जो गैंजेटिक वैली की रिवर हैं वो हैं पेरेनियल हैं। अब करते हैं हम रिलीफ की बात। तो रिलीफ आप समझ लीजिए, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब मैं आपको लिथोस्फीयर पढ़ा रहा था प्लेट टेक्टोनिक, तब बताया था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो किससे टकराई है, यूरेशियन प्लेट से। जो कंबाइंड यूरोप और एशिया की प्लेट है उससे टकराई है। और यहाँ पे इस साइड तो क्या है, ये तिब्बतन प्लेटू बन गया है जो क्रिस्टल का रीइंफोर्समेंट होके, और यहाँ पे माउंटेन बन गए हैं वल्केनिज्म या जो सी था इनके बीच में उसके फोल्ड होने की वजह से। ये समझ में आ गया। तो आपको ये भी पता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो क्या बनती हैं, ट्रेंचेज या वैलीज, डीप वैलीज बनती हैं। तो जो हमारी गैंजेटिक वैली थी वो भी पहले एक ट्रेंच थी, डीप वैली थी। लेकिन जो नदियाँ या पानी आ रहा था उन्होंने जो हिमालय के सेडिमेंट्स हैं उनको ला के कहाँ फिलअप कर दिया, इस डीप ट्रेंच में। और ये क्या फिर बन गए, किलोमीटर्स डेप्थ तक इनमें सिर्फ मिट्टी भरी हुई है और ये प्लेन बन गए, धीरे धीरे भरते गए वो और ये प्लेन बन गए। तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, कुछ इंडो गैंजेटिक प्लेन भी हैं, पर यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली कैसे, एल्यूवियल प्लेन है। एल्यूवियल प्लेन मतलब यह समझ लीजिए कि इनमें जो मिट्टी है वो एल्यूवियल है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जो कि कहाँ से, हिमालय से बह के आई है। तो ये एल्यूवियल प्लेन है। और इस वजह से, क्योंकि ये प्लेन है या माउंटेन नहीं है, तो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी, जो लोग इस पर डिपेंडेंट है, पहले तो यहाँ फॉरेस्ट थे, तो वो करीब 2000 साल पहले जब मगध एम्पायर या षोडश जनपद वगैरह जब एक्सपेंड हुई तो ये काट दिए गए थे। और अब यहाँ क्लियरली ना तो कोई फॉरेस्ट है और ना कोई बहुत बड़े माउंटेन है। और यहाँ पे जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो इस वजह से, इस फर्टाइल होने की वजह से ज़मीन के और एम्पल वाटर होने की वजह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, जो बंगाल और बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो करीब कितनी है, बंगाल की है 1100 के करीब। सिमिलरली बिहार और झारखंड की भी 1100 के करीब है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है वो देखते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या लीजिए, पर यूनिट एरिया, जितने एक
एरिया में, पर यूनिट एरिया जितने लोग रह रहे हों उन्हें हम क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। जो स्टैंडर्ड है वो है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का आप एरिया लीजिए, 1/1 का, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर, उसमें जितने ऑन एन एवरेज पीपल रह रहे हैं वो हो गए पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में जहाँ की पहाड़ हैं और डेंस जंगल है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी नियरली करीब 20 के करीब है, मतलब 20 लोग आपको एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ऑन एन एवरेज मिलेंगे। वहीं अगर हम दिल्ली जो कि प्लेन के हार्ट में है एक तरह से, या फिर बंगाल या बिहार की बात करें तो वहाँ ये दिल्ली में तो 10,000 के करीब है और बंगाल एंड बिहार में ये 1,000 के करीब है, तो ये बहुत ज़्यादा है। ये हो गया यहाँ के रिलीफ और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, कहाँ के, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के। इनमें जो भी माउंटेनस रीजन है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर पंजाब का नॉर्दर्न पार्ट हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, इन सब में जो फॉरेस्टेड एरिया हैं, जो माउंटेनस एरिया हैं, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा नहीं है और वहाँ कई सारी प्रॉब्लम्स, जैसे वाटर की प्रॉब्लम, वाटर बहुत रेनफॉल होने पर भी प्रॉब्लम आती रहती है क्योंकि वाटर फ्लो कर जाता है, स्टीप स्लोप से वाटर तुरंत फ्लो कर जाता है और वहाँ पे इसीलिए इन स्टीप स्लोप्स की होने की वजह से उतनी अच्छा एग्रीकल्चर भी नहीं होता है। तो जो यहाँ लोग रहते हैं वो कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं बताइए, झूम एग्रीकल्चर, ये पहले भी बात हो चुकी है। झूम एग्रीकल्चर जिसमें वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जिसे हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, वो यहाँ प्रैक्टिस होती है। ऑन द अदर हैंड जो यहाँ पे लोग रहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा का, जो बेसिन का जो प्लेन एरिया, उनमें जो लोग रहते हैं वो मेनली क्या प्रैक्टिस करते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और फिशिंग। फिशिंग क्यों, बहुत सारी नदियाँ हैं और जो ऑक्सवोल एक नदियाँ बनाती हैं, जब हम लैंड फॉर्म पढ़ रहे थे, वाटर द्वारा बनाए गए लैंड फॉर्म पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि अगर नदी ऐसे ऐसे मेंडर करते जा रही हो और फिर एकदम से रास्ता चेंज कर ले तो कुछ लेक्स क्रिएट हो जाती हैं। कैसी, हॉर्सशू शेप लेक क्रिएट हो जाती हैं जिनमें पानी भरा रहता है और वहाँ पे फिशिंग वगैरह ये सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी होती हैं। तो इन प्लेन्स में पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है और प्लेन्स की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। पर अभी मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ है, क्योंकि जब से एंटीबायोटिक और ये सारी चीज़ें आई हैं, मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटी, तो जो नेचुरल चेक था पॉपुलेशन पे कि बीमारियों से मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, वो ख़त्म हो गया। नेचुरल चेक पॉपुलेशन पे ख़त्म होने की वजह से वहाँ क्या हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। और जो ज़मीन वहाँ एम्पल थी, जो लैंड वहाँ हर एक के हिस्से में अच्छा खासा आता था जिससे वो इजीली अपनी लाइफ काट सकता था, ज़िंदगी काट सकता था, वो अब नहीं रहा है। वो अब छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड हो गया है और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ क्या होने लगा है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें कि जो उगाया जा रहा है वो मेनली सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाया जा रहा है, उसमें मैकेनाइजेशन भी नहीं होता है और उसमें जो मॉडर्न इनपुट्स हैं जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सब भी नहीं है। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें गरीबी है और गरीबी होने की वजह से वहाँ से क्या है, जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला तक वहाँ के लोग आउट माइग्रेशन करते हैं। आउट माइग्रेशन होने लगा है झारखंड और बिहार और वेस्ट बंगाल के रीजन से। इनफैक्ट सबसे फर्टाइल होने के बावजूद भी ये रीजन अभी क्या बन गए हैं, सबसे ड्रैग बन गए हैं। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें या इंडिया एज ए नेशन बात करें तो ये क्या है, ड्रैग हो गए हैं हमारी जो देश की प्रोग्रेस है। इनफैक्ट जबकि उनके पास सबसे फर्टाइल लैंड है और सबसे पहले किंगडम जो बने थे वो वहीं बने थे। ये हो गई सारी बातें। रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट प्लेसेस। सांगपो जैसे चाइना में जानी जाती हैं। ये सारी हमने बातें कर ली हैं। ऑक्सबो लेक की पॉपुलेशन डेंसिटी की भी मैंने बात कर दी है। देन आप यहाँ जो एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा था
वो ये आप ये देख लीजिए कि एग्रीकल्चर में जो मेन क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो क्या हैं। मेन क्रॉप तो पैडी है। पैडी क्यों है? बरसात भी बहुत होती है और पानी इजीली अवेलेबल है। और पैडी एक ऐसी क्रॉप है, पैडी या धान या राइस जिसे बोल लेते हो आप, कल्टीवेशन के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद उसको क्या है, पानी एम्पली चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो जो नेटवर्क ऑफ कैनाल्स है उत्तर प्रदेश और जो गंगा का एरिया है उससे ये पॉसिबल है। और जो अदर क्रॉप्स हैं वो हैं वीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। कैश क्रॉप कौन सी होती है? मेनली शुगर कैन। सबसे पहले नंबर पे शुगर कैन में कौन था? यूपी। अब कौन है? महाराष्ट्र। और इस वजह से महाराष्ट्र में क्या होने वाली है, क्या होने लगा है? वाटर क्राइसिस, क्योंकि एक शुगर कैन क्या है, एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और महाराष्ट्र एक सेमी डेजर्ट रीजन है, या एटलीस्ट आप ये कह लीजिए मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आने लगी है। इन वेस्ट बंगाल एंड असम देयर इज टी प्लांटेशन। वेस्ट बंगाल और असम में टी प्लांटेशन है। और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ले लें तो उनमें झूम कल्टीवेशन और ट्राइबल पीपल रहते हैं मेनली। और वहाँ पे जो सब्सिस्टेंस है, जो भी उनकी स्टेपल डाइट है, वो मेनली कहाँ से ड्राइव्ड है? या तो वो जो भी क्रॉप उगाते हैं अपने खाने पीने के लिए उससे, या फिर जंगलों से डेराइव्ड है, वाइल्ड लाइफ से और बायोमास से डेराइव्ड है। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम इन द माउंटेन्स एंड हिली वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द टेरेसेस। ये टेरेसेस क्या होता है ये बताता हूँ। ये पहाड़ है, ठीक है, ज़्यादा स्टीप है तो आप इसको ऐसे सीढ़ी नुमा आप इसमें वो नहीं बना सकते क्योंकि वो बह जाएंगी, आपको इतना काट नहीं सकते, नहीं तो वो ये नीचे के। लेकिन अगर जेंटल स्लोप है, पहाड़ है, और फिर आपने इसको काट के ऐसे ऐसे बना लिया और इसमें खेत बना लिए जिससे पानी का रन ऑफ ना हो, आप खेत बना के खेती कर सकते हैं। तो जहाँ जेंटल स्लोप्स हैं, जैसे टी प्लांटेशन होता है दार्जिलिंग असम में, वहाँ पे ये पॉसिबल है। टेरेस फार्मिंग, इसे क्या बोल देते हैं हम? टेरेसेस। टेरेसेस सिंपल है, पहाड़ को आपने सीढ़ी नुमा आकार में काट लिया है और उस पर खेती करने लगे हैं। कुछ यहाँ मेड़ भी बना दी है जिससे ये पानी एकदम से नीचे भागे ना। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। जिस तरह की लैंडफॉर्म है उस तरफ की वेजिटेशन वहाँ होती है। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज आर ग्रोज जनरली। अपने आप जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस है, क्योंकि गर्मी वाले सीजन में बरसात नहीं होती है तो ये अपनी पत्तियां गिराते ही गिराते हैं। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सॉल, पीपल एंड टीक। ये तीनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ये कहाँ के ट्री हैं, तो ये डेसिडियस फॉरेस्ट के हैं। थिक बम्बू ग्रोज आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और ब्रह्मपुत्र प्लेन में आप चले जाएं तो वहाँ को जंगलों में आपको बड़े बड़े मतलब झुंड के झुंड बम्बू के पेड़ के वो दिख जाएंगे। बम्बू तो ग्रास टाइप का होता है तो उनका झुंड सा दिखता है जो कि बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत ऊंचा भी हो जाता है बम्बू। तो यहाँ एक पैडी कल्टीवेशन का दिया है फिगर और एक टी गार्डन का दिया है। इंडिया की टी, दार्जिलिंग की टी वर्ल्ड में फेमस है। फर्दर जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है किसमें? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है कहाँ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं उस रीजन में। वहाँ पे क्या है? कई टाइप की रूट्स होती हैं, हनी होता है, क्रेप्स होते हैं, केकड़े, और भी कई तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं लोगों को यूज़ करने के लिए जिन पे वो डिपेंडेंट है। इन्हीं सुंदरबंस में एक बहुत इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ का एनिमल रहता है, उसका नाम क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर, द वन ऑफ द लार्जेस्ट कैट इन द वर्ल्ड। इवन जो अफ्रीकन लायन होता है करीब उसके साइज का होता है रॉयल बंगाल टाइगर। और ये इसके कंजर्वेशन के भी काम बहुत चल रहे हैं इंडिया में। और ये स्विम करके मछलियों को पकड़ के भी खाता है सुंदरबन डेल्टा में, ये भी याद रखना है। कभी पूछ लिया क्या ये स्विम करके मछलियाँ पकड़ता है, तो हाँ ये पकड़ता है। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एंड फर कैन बी सीन। ये बात पहले भी हो गई है कि जैसे आप एल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे वैसे आपको ट्रॉपिकल से लेके टेम्परेट से लेके सब पोलर और पोलर वाले जो ट्रीज़ हैं, कॉनिफेरस जो ट्रीज़ हैं जो ठंड में रह सकते हैं, वो मिलते
जाएंगे। तो अंग्रेज वैसे यहाँ नेचुरल वेजिटेशन कुछ और एग्जिस्ट करता था, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन बिछाई तब जो नेचुरल वेजिटेशन को कटवा के पाइन और फर का प्लांटेशन करवा दिया था। देवदार नेचुरली पहले भी मिलता था और अभी भी मिल जाता है। बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इनका एक और नाम है जो जंगल पहाड़ों के स्लोप्स पे उगते हैं ऊंचाई पे, ठीक है, नीचे वाले पहाड़ों पे नहीं, उन्हें क्या बोल देते हैं हम? एल्पाइन फॉरेस्ट। क्या बोल देते हैं? एल्पाइन फॉरेस्ट। प्लीज़ ये नाम याद रखिए। एल्पाइन फॉरेस्ट मतलब माउंटेनस फॉरेस्ट, जो कि हाइट पे हों, जहाँ की थोड़ी ठंड अच्छी पड़ रही हो। टेरेसेस का देखिए फिगर दे रखा है। अगर आप कभी उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश किसी गांव के इलाके में गए, सिटी में नहीं, तो वहाँ आपको क्लियरली एक पॉइंट पे ऊपर खड़े हो जाइए, वहाँ से आपको दिखेगा इतने ब्यूटीफुल खेत टाइप के एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे बने हुए हैं सब लोगों के, जो भी वहाँ रहते हैं। और इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे है जंगल है और आपको खेत के पास ही रहना पड़ता है, तो यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो कैसा है? फ्रेगमेंटेड है या दूर दूर है, स्कैटर्ड सेटलमेंट मिलते हैं हमें। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हमें उत्तराखंड वगैरह में जनरली गांव में नहीं मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि क्यों वहाँ फ्रेगमेंटेड या स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होते हैं। देयर इज़ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसन। बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेराइटी है। और उसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? वन हॉर्न राइनो, जो कि सिर्फ इंडिया में मिलता है, क्रोकोडाइल और घड़ियाल, जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो कि चंबल के घड़ियाल के लिए कई बार अवार्ड्स भी मिल चुके हैं गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन के लिए, और कभी कभार लताड़ा भी गया है उनके डिक्लाइन के लिए। तो ये सारे फेमस है। फिश एंड राइस, तो फिश कौन सी है? रोहू, कतला एंड हिल्सा। और एनिमल्स आप डे टू डे लाइफ में बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, राइनोसॉर्स, लेपर्ड, हाइना, जो भी मिल सकता है सब मिलता है वहाँ। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक लॉयन टेल्ड मकाओ और रेड पांडा, बिल्कुल रेड पांडा याद कर रहा था मैं। रेड पांडा ये प्री में पूछा जा चुका है। ये कहाँ मिलता है? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? मानस ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। और इनमें से हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड प्री में, जिसमें कि वो या तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछ लेंगे, या ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड वाटर की जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछ लेंगे, या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ लेंगे। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया से 2-4 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें ब्रह्मपुत्र सबसे इम्पोर्टेंट है। लेक ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। मैंने बताया ऑक्सबोरो लेक नेचुरली बन जाती हैं बंगाल और बिहार में, जो फ्लड प्लेन्स हैं गंगा के, उनमें। तो वहाँ लोग उसमें फिशिंग करते हैं। फिशिंग में अभी एक मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है? पॉल्यूशन की। तो लोग अब वहाँ क्या है, पहले उसकी सफाई करते हैं, उससे फिशिंग करते हैं, और जो पास का लैंड है इसी वाटर से उसमें एग्रीकल्चर भी कर लेते हैं। तो ये वही एक कहानी है कि लोकल फार्मर है वो कैसे उस पॉन्ड से अपनी फिशिंग भी करता है और पास वाले जो पैच ऑफ लैंड है उस पर एग्रीकल्चर भी करता है। और वो बोल रहा है कि जब तक ये वाटर पॉल्यूटेड नहीं है, जैसे कि इसमें एक लेक दिखाई है पॉल्यूटेड है, तब तक इससे हम मछली पालन भी कर सकते हैं और इससे हम अपना एग्रीकल्चर भी चला सकते हैं। आपको पता है अगर दुनिया में अभी सबसे बड़ी समस्या है तो वो क्या है? इंसान। और उन्होंने क्या किया है? बहुत सारी चीज़ें की हैं। एक उनमें से ये है पॉल्यूशन, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे लैंड हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करना हो, उनमें से मेन प्रॉब्लम पॉल्यूशन है। और इसको ख़त्म करने के लिए हमारे मोदी जी ने 2014 में एक स्कीम अनाउंस की थी। क्या थी? स्वच्छ भारत स्कीम। वो सोच रहे थे कि शायद कचरा उठा के एक जगह से दूसरी जगह फेंकने पे स्वच्छ भारत बन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। वो एनवायरनमेंट में वो कचरा कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, वो पॉल्यूशन वो ओशन में जाएगा, रिवर में जाएगा, कहीं तो जाएगा। तो ये जो मोदी की स्कीम है ये बेसिकली एक सरफेसियल स्कीम है। जैसे पॉलिशिंग नहीं बोलते हैं, ग्रीन वॉशिंग, वाइट वॉशिंग जिसे बोलते हैं, वो स्कीम है। और उससे ज़्यादा ये कुछ अचीव कर भी नहीं पाई है। गंगा उतनी ही गंदी है, लाख मिशन चला लिए इन्होंने 1984 से नमामि गंगे, और पता नहीं कौन कौन से मिशन। 1984 से हम गंगा को साफ करने की बात कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गया है, पर गंगा की स्थिति बदतर ही होती जा रही है। क्यों?
क्योंकि आपको चाहिए इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स चाहिए, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स की एक प्रॉब्लम है कि वो जितना यूजफुल चीज़ें क्रिएट नहीं कर रही है, उससे ज़्यादा वो वेस्ट क्रिएट कर रही है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पहले आप दूध लेने जाते थे तो क्या उसके साथ कोई पॉलीथीन या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी? नहीं पड़ती थी। लेकिन अब वो दूध पहले जिस पॉलीथीन में पैक होता है वो तो होता ही है, और साथ में वो जो पूरा ट्रक पैक होके आता है वो भी कुछ ना कुछ पॉल्यूशन करके आ रहा है। सेकेंडली, पहले आप जूते खरीदने जाते थे, दुकान पे जाते थे और जूते लेके आ जाते थे एक आध पॉलीथीन में डाल के या बैग में डाल के। अभी जाइए आप अमेज़ॉन पे, ऑर्डर किया आपने जूते, शूज़, और वो पता चला 4-5 लेयर में रैप होके आया है, सिर्फ इसलिए कि आपको दिखा सके ये कितने इम्पोर्टेंट है, कितने अच्छी तरह से पैकेज्ड है। तो जो हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसने जितना फालतू में पॉल्यूशन क्रिएट किया है, खासकर लैंड और वाटर, वो किसी ने नहीं किया। थर्ड, अगर हम एयर पॉल्यूशन को देखें तो पहले क्या है, लोग बस से चले जाते थे, ट्रेन से चले जाते थे। अब पैसा इतना हो गया है, इनफैक्ट गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों के पास इतना पैसा हो कि वो कार खरीदें। अब कार खरीदोगे तो उन्हें देखने के लिए तो खरीदोगे नहीं, चलाओगे ना रोड पे, तो पॉल्यूशन भी होगा और कंजेशन भी होगा। सेकंड, फिर गवर्नमेंट बात करती है कि अब पॉल्यूशन कम गया है, कार खरीदवा दी। अब बोलेगी नहीं, एक दिन इवन ऑड चलानी है क्योंकि कार बेकार है। किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन इकोनॉमी के लिए अच्छी है। तो इन सारी पॉलिसीज़ की वजह से, कॉन्ट्राडिक्टरी ह्यूमन पॉलिसीज़ की वजह से क्या हो रहा है, हम प्लेनेट को बर्बाद करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिक्स का जो गठबंधन हो जाता है, जैसे क्रॉनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं, वो चलता रहेगा, तब तक ये पॉसिबल कुछ है नहीं। बहुत सारे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं गंगा यमुना के किनारे, तो पॉल्यूशन भरमार है, किसी नाले से कम नहीं है। और ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट से लेके इंडस्ट्री से लेके सब कुछ है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम पॉल्यूशन की आ रही है। अभी हमने एक नदी को साफ़ किया मोदी जी ने, और पूरी वाहवाही लूटी। वो कौन सी नदी थी? साबरमती। एक छोटा सा गंगा के सामने, नाले से भी छोटा होगा, उसको साफ़ करके इन्होंने क्या बोला, मैं नदियाँ साफ़ कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। वंस अगेन वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। द वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ, थोड़ा सा अगर हम बात करें किसकी, इको ट्रांसपोर्ट की, तो वाटरवेज से अच्छा कुछ नहीं है। इसमें जो कॉस्ट है, जो पॉल्यूशन इन्वॉल्व है, वो मिनिमम है एज़ कम्पेयर टू अदर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए, इनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। मैंने आपसे नेशनल वाटरवेज की बात की थी। एक नंबर तो क्या है, गंगा नदी पे है, कहाँ से, इलाहाबाद टू हल्दिया। हल्दिया किसका पोर्ट है? कोलकाता का एक, आप कह लीजिए सब्सिडरी पोर्ट है, जो कि सी कोस्ट पे है। और नेशनल वाटरवेज नंबर 6 मैंने आपको क्या बताया था, सदिया टू डुबरी। बेसिकली जो ब्रह्मपुत्र पे है वो बेसिकली 6 नहीं है, वो 2 नंबर है। ये मेरी गलती थी, इसे सुधार लीजिए, ठीक है। टूरिज्म इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस हो गया। उसके अलावा टूरिज्म भी इस रीजन में अबाउंड है। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा, जहाँ की दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग होती है। क्या नाम है उसका? कुंभ मेला। ये रिकॉर्डेड है, जो भी रिकॉर्ड की बुक्स होती हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, उनमें ये रिकॉर्डेड है कि ये लार्जेस्ट है। बुद्धिस्ट स्तूपास हो गए, लखनऊ में इमामबाड़ा हो गया, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। देखिए काजीरंगा एंड माइनस की बात की थी मैंने, वो आ गए। एंड अरुणाचल प्रदेश विद डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ है विजिट। अब आपने ये देखा होगा, एक तरफ इंडिया के जो प्लेन्स हैं, गंगा के जो प्लेन्स हैं, उनकी लाइफ है कैसी, बिल्कुल मॉडर्न, एग्रीकल्चर पे बेस्ड या इंडस्ट्री पे बेस्ड, पूरा पॉल्यूटेड है कम्प्लीटली, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है। और दूसरी तरफ जो हमने कल अमेज़न फॉरेस्ट की बात की थी, उन लोगों की लाइफ है जिसमें कि वो ट्राइबल लोग हैं, एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट हैं और अपनी सराउंडिंग पे भी डिपेंडेंट हैं, और वो उसे बचा के भी रखें। अभी तक वो उतनी पॉल्यूट नहीं हुई। अगर वो उनको किसी ने डिस्टर्ब किया है तो वो आउटसाइड फैक्टर है। उन लोगों ने अपनी जो लाइफ है, अपनी जो लाइवलीहुड है, फॉरेस्ट उन्हें बचा के रखा है। तो अगर ह्यूमैनिटी में कहीं डिवाइड है
तो वो है सोच का, जो हम सोचते हैं, थिंकिंग का, वो डिवाइड है। अदरवाइज़ तो हमारी नीड्स वगैरह तो सब एक ही हैं और वो बहुत कम है। हमने उन्हें एक्सपेंड करके, हमने अपनी इच्छाओं पर काबू न करने की वजह से हमने अमेज़न रेन फॉरेस्ट को भी बर्बाद किया है, हमने गंगा को भी बर्बाद किया है, हमने अपने रिलेशंस को भी बर्बाद किया है और एक दिन हम इस पूरी धरती को भी बर्बाद कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बेसिकली मेरा मैसेज ये है, एनसीईआरटी फालतू बुक्स नहीं है। अगर वो कुछ ये सारी चीज़ें दे रही हैं तो ये कुछ सोच के ही देती हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो हो सकता है ये चीज़ें एक आध क्वेश्चन में काम आए या ना भी आए, लेकिन अगर आप एस्से वगैरह दे रहे हो या आप अपनी लाइफ को देख रहे हो तो इसमें ये बहुत काम आएंगी। और वैसे तो गंगा और अमेज़ोन से हर बार क्वेश्चन आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एस्से वगैरह लिख रहे हैं किसी एग्ज़ाम में अपने लिए या अपनी लाइफ को सच में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ऐसी स्टोरीज़ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू। इसके क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फैक्चुअल्स हमें याद नहीं रखने हैं। ये सिर्फ आपको 2 वेज़ ऑफ लाइफ सिखाने थे, उन्हें एक्सप्लेन करना था, उनमें डिफरेंस बताना था, वो मैंने बता दिया आपको। सो थैंक्स।